हेलो स्टूडेंट्स, आज है लेक्चर 1 और टॉपिक है हमारा लीनियर इक्वेशंस। आप लोगों ने पहले भी लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा होगा और अगर नहीं भी पढ़ा है तो यहाँ पर उसी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब आपको लीनियर पॉलिनोमियल की इक्वेशन लिखनी होती थी तो हम लिखते थे एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। यहाँ पर ये जो x है आपका, ये क्या है? एक वेरिएबल है। तो जब आप लीनियर पॉलिनोमियल की इक्वेशन में हमेशा एक वेरिएबल का यूज़ करते थे, लेकिन अब हम बात करेंगे यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस की। और लीनियर इक्वेशंस कौन सी? दो वेरिएबल वाली। तो अगर मैं यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन लिखूँ, ये तो हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, और अब मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, इसे कहेंगे लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। ठीक है, तो ये आपकी है लीनियर इक्वेशन। अब अगर हम लीनियर इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पर जैसे आपके पास कोई भी दो लीनियर इक्वेशन है तो उन्हें हम कैसे लिख सकते हैं? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू ज़ीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये जो आपकी दो लीनियर इक्वेशन हैं, ये लीनियर इक्वेशन किसके लिए है? दो वेरिएबल के लिए है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपके दो वेरिएबल हैं, कौन से? x एंड y। और अगर हम a, b और c की बात करें तो ये क्या है आपके? कोई भी रियल नंबर, एनी रियल नंबर। ठीक है, अब अगर इन इक्वेशंस को देखा जाए तो इन इक्वेशन में जैसे a और b और c को कोई भी रियल नंबर मान लिया, लेकिन यहाँ पर ये जो आपके a1, b1, c1, इनकी जब हम वैल्यू सिलेक्ट करते हैं तो वो हम कुछ इस तरीके से करते हैं कि a और b की वैल्यू a डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड b डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्यों? क्योंकि अगर a या b ज़ीरो हो गए तो देखिए, अगर मैं a को ज़ीरो ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका? by प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इन जनरल टर्म में देख रहे हैं, जब हम ax प्लस by प्लस सी की बात कर रहे हैं तो अब यहाँ पर आपका क्या है? वन वेरिएबल। ये दो वेरिएबल की इक्वेशन नहीं है। और अगर आपने यहाँ पर a की वैल्यू ज़ीरो कर दी है तो ये हो गया by प्लस सी, और अगर b की वैल्यू ज़ीरो है देन ax प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो अब भी क्या है ये? अभी भी है ये वन वेरिएबल। ओके, तो a और b यहाँ पर ज़ीरो नहीं हो सकते। अब बात करते हैं इन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन की। तो अगर हम इनके सॉल्यूशन की बात करें तो इसके सॉल्यूशन के हमारे पास तीन तरीके हैं। वो तीन तरीके पहले मैं आपको एक बार ग्राफ में ड्रॉ करके बताऊंगी, उसके बाद फिर हम उसे देखेंगे कि कैसे उनका सॉल्यूशन हम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ये मैंने एक्सिस ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, तो तीन जगह मैं इस एक्सिस को ड्रॉ करूँगी। ये कर ली हमने एक्सिस ड्रॉ। अब देखिए, ये अगर इसकी बात करें हम ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो ये क्या होगी हमारे पास? जैसे लीनियर पॉलिनोमियल में आपने इक्वेशन के लिए जब आपने ड्रॉ किया था तो एक स्ट्रेट लाइन आती थी। तो यहाँ पर भी भले ही वेरिएबल दो हो गए हों, लेकिन ये एक लीनियर इक्वेशन की है आपकी। तो ये जो लीनियर इक्वेशन है इसके लिए क्या होगा? यहाँ पर अगर आप इसे ड्रॉ करेंगे तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो क्या केस होगा यहाँ पर? जब हमारे पास दो लाइन है, जब हमारे पास दो लाइन्स हैं तो उनके लिए क्या केस होंगे? वो दो लाइन कैसे जा सकती हैं? तो माना कि एक लाइन जा रही है ये और दूसरी लाइन जा रही है ये, तो इन दोनों लाइन ने एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट किया। ठीक है, दोनों लाइन्स ने, ये है हमारी लाइन 1, इसे मान लिया मैंने L1, और ये है हमारी लाइन 2। तो इन दोनों लाइन ने एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट किया। ठीक है, तो उस कटिंग पॉइंट को मैंने मान लिया पॉइंट Q। अब हम आते हैं, दूसरा केस ये हो सकता है कि ये है हमारी लाइन 1, ये जा रही है लाइन 1, और जो हमारी लाइन 2 है वो भी इसी तरीके से जा रही है।
ये एक दूसरे को कहीं कट नहीं करेगी, इन्फिनिटी तक ये ऐसे ही जा रही है, नो कट, या फिर कह सकते हैं नो इंटरसेक्ट पॉइंट। ये दोनों लाइंस एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर कट नहीं करेगी, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इनके बीच का कोई इंटरसेक्ट पॉइंट नहीं है। तो जैसे यहाँ पर Q की एक वैल्यू आ रही थी, यहाँ कोई Q नहीं है। अब थर्ड केस क्या होगा, ये जा रही है आपकी एक लाइन L1 और इसी के ऊपर आपकी लाइन जा रही है L2, ये है आपकी L2, ठीक है। लाइन 1 के ऊपर कौन सी लाइन जा रही है, लाइन 2। तो अब इस केस में मतलब हर जगह कहीं पर भी देख लीजिए, ये एक दूसरे के ऊपर है, ये किसी भी पॉइंट पर, तो हर जगह यहाँ पर कहीं पर भी देख लीजिए तो पॉइंट्स ही पॉइंट्स हैं आपके पास। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे जिन पर ये एक दूसरे को क्योंकि टच कर रही हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो Q है वो क्या है, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। तो ये 3 केस बनते हैं 2 लाइंस के केस में। फर्स्ट केस, दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट कर रही हैं, ओनली 1 पॉइंट है। यहाँ पर नो पॉइंट, कोई पॉइंट नहीं है, और यहाँ पर हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। अब ये होता कैसे है, कहाँ पर ये एक पॉइंट आता है, कहाँ पर कोई पॉइंट नहीं आता है, और कहाँ पर इनफाइनाइट पॉइंट्स आते हैं। तो ये हम इन दोनों लाइंस को देख करके बताते हैं। कैसे पता चलेगा, यहाँ देखिए। तो अगर इन जनरल लाइन की इक्वेशन ले ली जाए तो वो हो जाएगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब इन्हें हम लिख लेंगे कुछ इस तरीके से, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट केस आएगा अब उसे देखते हैं, जब ये दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट कर रही हों। तो देखिए जो फर्स्ट केस आएगा वो होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस का। इंटरसेक्टिंग लाइंस तो है ये, लेकिन कहाँ पर, ओनली 1 पॉइंट। तो ये आपकी दोनों लाइन, आप इन्हें मान लीजिए कि लाइन 1 है, ठीक है, ये है आपकी लाइन 1 और एक है आपकी लाइन 2। तो यहाँ पर देख लीजिए फिर से, ये हो जाएगी आपकी लाइन 1, कहीं पर भी आ जाएगी लाइन 1, और ये हो जाएगी आपकी लाइन 2। तो ये है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस जो कि एक दूसरे को कट कर रही हैं, लेकिन कहाँ पर कट कर रही हैं, सिर्फ एक पॉइंट Q पर। तो इसके लिए जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि a1 अपॉन a2 इज़ इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ये हमारे इक्वल नहीं होंगे, a1 अपॉन a2 डज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब रही बात c1 c2 की, तो यहाँ पर हो सकता है कि c1 और c2 इक्वल हो सकता है कि c1 और c2 इक्वल ना हो, तो इसीलिए इन्हें हम मेंशन नहीं करते हैं। हमें सिर्फ मतलब है कि अगर हम चेक करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ये वाला पोर्शन में रब कर देती हूँ, सिर्फ हमने इसे लिखा है, इनके बीच क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे वो हम अब यहाँ पर डिसाइड कर रहे हैं। ये है हमारा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसी की हेल्प से हम डिसाइड करते हैं कि हमारी लाइंस कैसी हैं। तो यहाँ देखिए, ये जो हमारा a1 अपॉन a2 किया हमने, b1 अपॉन b2 किया, ये अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है कि दोनों लाइंस एक दूसरे को 1 पॉइंट पर कट करती हैं। तो ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगी। बाकी ये c1 c2 के इक्वल हैं नहीं हैं वो हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। ये बस हमें इतना पता है कि अगर ये कंडीशन फुलफ़िल हो रही है तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। अब हम आते हैं दूसरी कंडीशन पे। तो अगर हम दूसरे केस पे आएँ तो वो केस हमारा क्या था, एक बार फिर से यहाँ पर मैं ड्रॉ करूँगी। दूसरा केस था हमारा, पहले मैंने एक्सिस ड्रॉ कर ली, उसके बाद एक लाइन ये है और फिर दूसरी लाइन आपकी ये है। तो ये हो जाएगी लाइन 2 और वो हो जाएगी आपकी लाइन 1। तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगी, तो इन्हें हम कहेंगे पैरेलल लाइंस। तो इस केस में इन दोनों के बीच कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होगा। और ये कब होगा, जब आप क्वेश्चन में देख करके ही बताएंगे कि अगर मैम ये कंडीशन है तो फिर ये हमारी क्या हो जाएंगी, पैरेलल लाइन। a1 अपॉन a2 इज़ इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये तो इक्वल होंगे लेकिन ये इक्वल नहीं होंगे c1 अपॉन c2 के।
तो अगर ये कंडीशन गिवन है तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों लाइंस आपकी क्या हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। अब हम आते हैं कंडीशन नंबर 3 पे। तो कंडीशन नंबर 3 में क्या है, दोनों लाइंस मतलब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर है, बिल्कुल सेम जगह से दोनों लाइंस आपकी क्रॉस हो रही हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे। तो थर्ड केस हमारा है कोइंसिडेंट लाइंस। तो कोइंसिडेंट लाइन में क्या है हमारे पास कि जैसे यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए एक्सिस, तो ये मैंने एक्सिस ड्रॉ कर दी। अब क्या होगा, इस पर आपकी एक लाइन जा रही है और उसी के ऊपर दूसरी लाइन भी जस्ट उसी के ऊपर है। ओके, तो ये है हमारी लाइन 2 और वो है हमारी लाइन 1। तो ये ओवरलैप है, एक दूसरे के ऊपर ये ओवरलैप है। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स आएंगे इस केस में। तो यहाँ पर अगर ये कंडीशन बन रही है तो आपका A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ इक्वल टू C1/C2। तो ये वाली कंडीशन यहाँ पर होगी। अब आपको होता क्या है कि एग्ज़ाम में कई तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे डायरेक्ट आपको इक्वेशन दे देते हैं, पूछते हैं कि इसके कितने सॉल्यूशन हैं, या फिर पूरा एक लेंदी सा क्वेश्चन लिखा होता है, उसमें से पहले आपको इक्वेशन बनानी पड़ती है फिर उसे सॉल्व करते हैं। तो अगर वहाँ से जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है बड़ा सा, उसमें से इक्वेशन बना ली, बट रिजल्टेंट क्या है कि आपको वो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। इक्वेशन बनाना इजी है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन आपको देखना है। तो अब देखिए, अगर आपके पास जब आप क्वेश्चन में इक्वेशन बना लेंगे और इस तरीके का, ये जो फर्स्ट वाला केस है इस तरीके का दिखाई देगा, फिर वो आपसे पूछेगा कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोनों लाइंस का क्या है, एक पॉइंट है जिस पर ये कट कर रही है। तो अगर ऐसी इक्वेशन बनेगी कि जिसमें A1/B2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो यहाँ पर कितने सॉल्यूशन होंगे, 1 सॉल्यूशन। अब आते हैं दूसरे केस में, जब पैरेलल लाइंस मिलेगी तो कोई किसी भी पॉइंट पर जा कर के दोनों लाइंस मिल ही नहीं रही हैं। इसका मतलब कि जो दो लोग हैं जैसे, वो किसी भी एक पॉइंट पर वो अपनी राय नहीं बना पा रहे हैं, तो उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, दोनों की राय अलग है। L1 जो है पहला बंदा, उसकी राय अलग है, L2 की राय अलग है, तो दोनों किसी एक बात को लेकर के सहमत नहीं हैं। तो जब वो दोनों किसी एक बात को लेकर के सहमत नहीं हैं तो आउटपुट क्या निकला, नथिंग। तो इसे हम कहेंगे नो सॉल्यूशन, क्योंकि कोई पॉइंट हमें नहीं मिला। अब देखिए यहाँ पर जो L1 कह रहा है उसके पीछे पीछे क्या हो रहा है, L2 भी उसी रास्ते से जा रहा है। तो यहाँ पर इस वाले केस में क्या हो जाएंगे आपके, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो गया आपका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब इसमें एक चीज़ और पूछी जाती है, वो होती है कंसिस्टेंसी और नॉन कंसिस्टेंसी। तो अगर हम इसकी बात करें, कंसिस्टेंट सिस्टम और नॉन कंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब उसमें सिर्फ ये है कि अगर हमारे पास ये इस तरीके से आपके पास लीनियर इक्वेशन हैं और जब आप इन्हें सॉल्व करते हैं तो आपके पास उसका कोई सॉल्यूशन है, कम से कम एक सॉल्यूशन आपके पास, कोई जैसे प्रॉब्लम है उसका आपके पास सॉल्यूशन है, कोई भी एक सॉल्यूशन हो, बहुत सारे हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर एक सॉल्यूशन भी आपके पास है तो उसे हम बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ। तो अगर क्वेश्चन में आपको देकर के इक्वेशंस और पूछा जाए कि बताइए ये कंसिस्टेंट सिस्टम है या इनकंसिस्टेंट सिस्टम है, तो आप कहेंगे इसे सॉल्व करेंगे पहले और फिर वहाँ पर आप देखेंगे कि इसके सॉल्यूशन आ रहे हैं या नहीं। अगर यहाँ पर एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन, अगर आप मिनिमम एक सॉल्यूशन निकाल पाए तो वो आपका क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट्स, इनमें अगर देखें तो कम से कम एक सॉल्यूशन कहाँ पर मिल रहा है, 1 में और 3 में। देखिए 3 में कई सारे सॉल्यूशन हैं, इनफाइनाइटली है, कम से कम एक चाहिए हमें तो, और यहाँ पर कितने हैं, इनफाइनाइटली। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका सिस्टम नंबर 1 और 3 ये आपके क्या हो जाएंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम। और इनकंसिस्टेंट सिस्टम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्या है आपके पास, नो सॉल्यूशन।
जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है वो हो जाएगा इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो यहाँ पर जो सिस्टम नंबर 2 है वो है आपका इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, बस यही इसकी थ्योरी थी। इसके बाद हम आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स पे। तो आज का पहला न्यूमेरिकल, तो यहाँ देखिए हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हमारे पास 2 इक्वेशन हैं। अब पूछा गया है कि ये कौन सा सिस्टम है और इसके कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करिए कि अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखूं तो वो क्या हो जाएगी, a1x प्लस b1y। इसमें क्या है, c इस तरफ है तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं c1। ओके, ये हो जाएगा a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये तो हो गई हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब हमें करना क्या होता है, हमें तो यहाँ लिख देती हूँ साइड में, हमें तो देखना होता है कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 ये क्या गिवन है। तो लिख लीजिए, ये है आपका 3/2, इक्वल का साइन लगा लेंगे, जो इक्वल नहीं होगा उसे फिर हम कट कर देंगे बाद में, -2/1 इज इक्वल टू 4/5। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपका a1 अपॉन a2 है, क्या ये b1 अपॉन b2 के इक्वल है। किसी भी कंडीशन में अगर हम देखें तो 3/2 क्या वैल्यू हो गई, 1.5 इज इक्वल टू क्या है, -2। क्या ये इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते। इसके बाद क्या ये इक्वल हो सकते हैं आपके 4/5 के, नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों ही एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं। लेकिन हमें कितनी ज़रूरत है वो देखिए यहाँ पे। जब हमारे ये वाला केस जब आप देखेंगे, जब हमारे a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के, उसके बाद हमें c1 c2 की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि फर्स्ट केस में देखिए आप, a1 अपॉन a2 डज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। जब ये इक्वल नहीं है तो हमने नहीं देखा आगे। यहाँ पर तो ये दोनों इक्वल हैं, तो उसके बाद हम c की कंडीशन चेक करते हैं। तो पहले हमने ये देखा कि हमारा a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो उसके बाद हमें c की कंडीशन देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पर ये c इक्वल हो नहीं हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर तो हमने इस कंडीशन को देख लिया। अब ये अगर इक्वल नहीं है, इसे मैं रब कर देती हूँ क्योंकि इसे हमें नहीं देखना है, ये इक्वल है नहीं है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये हमारे इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इसका क्या आएगा, 1 सॉल्यूशन। और अगर ये 1 सॉल्यूशन आएगा तो ये सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये सिस्टम हो जाएगा हमारा कंसिस्टेंट। मैंने आपको बताया था कि कंसिस्टेंट सिस्टम कब होगा, जब हमारे पास एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन होगा। और यहाँ पर 1 सॉल्यूशन हमारे पास है, तो ये तो हमें पता चल गया कि हमारा सिस्टम कैसा हुआ। कितने सॉल्यूशन है ये भी हमें पता चल गया, 1 सॉल्यूशन है। लेकिन वो सॉल्यूशन है क्या, उसे आप फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, उसे हम 2 तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो हम इक्वेशन की हेल्प से और दूसरा इन इक्वेशंस को ग्राफ में ड्रॉ करके। तो दोनों तरीके मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। तो पहले ये इक्वेशन लिख लेते हैं हम नीचे, क्योंकि फिर हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। ये इक्वेशन हो गई 3x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 4 एंड 2x प्लस y इज़ इक्वल टू 5। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर अगर मैं इक्वेशन 1 की बात करूँ, इक्वेशन 1 की अगर बात की जाए, ठीक है, तो यहाँ पर हमें करना क्या है, एक बार इस इक्वेशन में x की वैल्यू को 0 पुट करिए। यहाँ देखिए मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 के लिए इस तरीके से लिखा, ये हो गया x और ये हो गया y। ठीक है, तो यहाँ पर करना क्या है, x की वैल्यू को 0 पुट करिए। तो जब आप x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2y इज़ इक्वल टू 4। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा y की वैल्यू आ जाएगी -2। तो जब x की वैल्यू 0, तो उस कंडीशन में y की वैल्यू कितनी है, -2। अब क्या करना है, अब आप y की वैल्यू को 0 रख दीजिए। अगर y की वैल्यू 0 है
तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी उस कंडीशन में आपकी 4/3। तो यहाँ पर इसे लिख दीजिए 4/3 या फिर 1.33, तो मैंने लिख दिया 1.33। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 की बात करते हैं। इक्वेशन 2, तो 2 में क्या करेंगे, उसमें भी हम इसी तरीके से वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए x y 0 0। तो जब x की वैल्यू 0 है उस कंडीशन में y कितना है आपका 5, और जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू कितनी है 2.5। अब आपको इन्हें ड्रॉ करना है ग्राफ को। तो यहाँ पर मैं एक्सिस ड्रॉ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक्सिस ड्रॉ कर ली। अब देखते हैं, अब करेंगे वैल्यूज़ को पुट। तो देखिए, सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है इसे मान लेते हैं पॉइंट A, B और ये हो जाएगा C एंड D। तो पॉइंट A की बात करेंगे, इसे अलग कलर से लिख लेती हूँ मैं, ये हो जाएंगे C और ये D। तो अब हम बात करते हैं पॉइंट A की। तो ये पॉइंट है आपका 0 - 2, 0 - 2, तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट A। अब बात करते हैं पॉइंट B की, 0 और 1 पॉइंट, मतलब x की वैल्यू 1.3 और y की वैल्यू 0। तो ये आपका पॉइंट यहाँ कहीं पर होगा, ये हो जाएगा पॉइंट B। तो इसका मतलब जो ये वाली लाइन होगी, फर्स्ट वाली लाइन, इसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो फर्स्ट लाइन आपकी इस तरीके से जाएगी, इसे दोनों तरफ, आगे पीछे दोनों तरफ बढ़ा दीजिए लाइन को, क्योंकि हमें वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी फाइंड आउट करना है, तो इसीलिए मैंने इसे दोनों तरफ बढ़ा दिया। तो A और B के लिए पॉइंट्स पहले हमने बनाए कि कहाँ पर पॉइंट होंगे, फिर उस लाइन को दोनों तरफ इंक्रीज़ कर दिया। अब हम आते हैं दूसरी लाइन के ऊपर, वो क्या होगी, 0 पॉइंट है आपका 0 एंड 5, पॉइंट 0 एंड 5, तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट C। पॉइंट D की बात करें तो ये है 2.5 एंड 0, तो ये है कहीं आपका 2.5, तो ये हो जाएगा पॉइंट D। अब इन्हें मिला दीजिए, फ्री हैंड से मिला लीजिए, ऑलमोस्ट इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको मिल जाएगा। बाकी बिल्कुल एग्जैक्ट निकालने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये जो पॉइंट है आपका, वो दोनों लाइंस यहाँ पर एक दूसरे को कट कर रही हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट देखने से क्या लग रहा है, ये लग रहा है देखने से y = तो 1 और x की वैल्यू लग रही है ये 1 और 2 के बीच, बट 2 के ज़्यादा पास है, तो ये मुझे कुछ 5/6, मतलब कंप्लीट 2 नहीं लग रहा है, 5/6 के अराउंड लग रहा है। अब सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर निकलेगा। तो यहाँ से दोनों लाइंस को ले लीजिए, उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। तो ये है आपका 3x - 4y = 4, इक्वेशन 1। अब ये जो आपकी इक्वेशन 2 दिख रही है ना, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो इस इक्वेशन 2 में क्या कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी इक्वेशन का और यहाँ पर लिख दीजिए। तो ये हो जाएगी आपकी 4x + 2y, नहीं 4x प्लस, ओके ये वेट ये जो टर्म थी ना इक्वेशन, ये इक्वेशन 3x - 2y थी, मैंने गलती से 4y लिख दिया, इसे करेक्ट करिए पहले। तो ये है 3x - 2y = 4। अब इस इक्वेशन नंबर 2 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4x + 2y = 10। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 ही है, बस 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब इसे क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। तो जब आप इसे ऐड करेंगे तो ये वाली जो आपकी टर्म है दोनों, ये हो जाएंगे कैंसिल। तो यहाँ से आपके पास मिलेगा 7x = 14। तो यहाँ से x की वैल्यू मिल गई आपको 2। ओके, और y की वैल्यू देख लेते हैं, x की वैल्यू वापस रिटर्न कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 6x, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में रिटर्न कर रही हूँ मैं, 6x - 2y = 4। तो ये आ जाएगा आपका, x तो हट गया ना, ये आ गया आपका -2y = -2। तो y की वैल्यू हो गई 1। तो ये वैल्यू है x = 1 और y = 1। इसका मतलब ये जब यहाँ पर हम ड्रॉ कर रहे थे तो लाइन हमारी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है,
तो इस लाइन को दोबारा से रब करके मैं एकदम सही से ड्रॉ कर देती हूँ। ये जो लाइन है ना, ये ड्रॉ करने में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। ठीक है, ऑलमोस्ट इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमने निकाल लिए थे। यहाँ से 2 के बहुत पास में दिख रही थी x की वैल्यू, लेकिन जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो हमें यहाँ पर पॉइंट से ही मिलती है। तो अब इसे बिल्कुल सीधी जॉइन कर लेते हैं। ये D पॉइंट कहाँ है हमारा? D है हमारा यहाँ पर। ओके, तो करिए इसे जॉइन। ये रहा। अभी भी थोड़ी सी गड़बड़ है, दरअसल वो ड्रॉ करने में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जिसकी वैल्यू कितनी है? 2 और 1। ओके, तो ये हमने यहाँ पर ड्रॉ करके देख लिया। तो अगर आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट को पहले से निकाल लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अब ये कहाँ पर आएगा। तो आप लाइन को उस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए, अगर ये वाली लाइन को थोड़ा सा और एकदम स्ट्रेट करते ना तो ये इधर से चली जाती नीचे से, तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट मिल जाता। बट ठीक है, क्लोज हैं हम उस पॉइंट के। तो ये वाला मैं रब कर दूँ, यहाँ से आपका जो x की वैल्यू है वो आ रही है 2। तो इसका मतलब ये वो वैल्यू है जिस पर दोनों लाइंस एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगी। अभी देख लेते हैं यहाँ पर फिर से रख करके। तो जो आपकी इक्वेशन है वो क्या है? 3x - 2y = 4। तो वैल्यू रख दीजिए, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। तो ये हो जाएगा 6 - 2 = 4। मतलब इसने तो सेटिस्फाई कर दिया, ये तो इस बात पे एग्री है। अब दूसरी क्या है आपकी इक्वेशन? ये है आपकी 2x + y = 5। तो यहाँ पर पुट करिए, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा आपका 5। ओके, तो इक्वेशन नंबर 2 ने भी इस वैल्यू को मान लिया है कि हाँ भाई ये एक पॉइंट है 2 और 1 जिस पर दोनों लाइंस एग्री कर रही हैं, तो ये इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो अब मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि ये कौन सा सिस्टम है हमारा। ये है हमारा कंसिस्टेंट सिस्टम। इसके कितने सॉल्यूशन हैं? इसके 1 सॉल्यूशन है। और ये सॉल्यूशन हमने यहाँ ग्राफ से भी देखा कि ये एक दूसरे को एक पॉइंट Q पर कट कर रही है। उस पॉइंट की वैल्यू है 2 और 1। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल से क्लियर होंगी। ठीक है, तो अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ देखिए, एक और क्वेश्चन मैंने ले लिया। यहाँ पर भी आपको यही बताना है कि इसके क्या सॉल्यूशन है और क्या सिस्टम का टाइप है। ठीक है, तो इसमें भी अब हम इसे फटाफट शॉर्टकट में करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो लिख लीजिए वैल्यू को। तो यहाँ लिख लिया 2/1 7/-3। तो पहले तो हम इन दोनों को देखेंगे कि A/B और A1/A2 और B1/B2 इनकी वैल्यू को पहले हम चेक करते हैं। यहाँ पर मैंने वही लिखा है A1/A2 B1/B2। तो इन्हें देखिए, क्या ये दोनों इक्वल हैं? तो यहाँ पर हम देख करके बता ही सकते हैं कि ये दोनों हमारे क्या है? इक्वल नहीं है। और अगर ये दोनों इक्वल नहीं हैं तो इसके बाद फिर हमें आगे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है C1 और C2 की वैल्यू में क्या है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है फिर। तो यहाँ पर हमने देख करके बता दिया कि ये हमारे इक्वल नहीं है। अब ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका क्या आएगा आपका? 1 सॉल्यूशन। तो ये जो 1 सॉल्यूशन आएगा ये हम पहले ही निकाल देंगे इस बार। तो देखिए, यहाँ पर आपकी इक्वेशन है 2x + 7y = 11। अब जो आपकी इक्वेशन नंबर 2 है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2x - 6y = 10। अब हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज करने पड़ेंगे, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका कैंसिल आउट हुआ। ये आ जाएगा आपका 13y = 1। तो इसका मतलब y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1/13। और अगर y की वैल्यू 1/13 है तो x की वैल्यू क्या होगी? तो उसे इक्वेशन से निकाल लीजिए। छोटी इक्वेशन ले लेते हैं, x - 3y = 5। तो यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो x - 3/13 = 5। तो x = 5 + 3/13। तो यहाँ से 13 क्या आ जाएगा?
एलसीएम, तो ये हो जाएगा 65, ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा आपका 68/13। तो x की वैल्यू है 68/13। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये 5 से कुछ ज़्यादा आएगी। इसे आप कैलकुलेट करके भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगी आपकी 5.2। ठीक है, और अगर इसकी बात करें तो ये तो आपका 0.1 से भी कम है, बट हम इसे भी डिवाइड करके लिख लेंगे, तो ये है आपका 0.07। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, हमारे पास जो वैल्यू आई है एक्स वाई की वो है, पहले तो ये वाली टर्म लिख लेते हैं, 68/13 और 1/13, और इसे ही हम कह सकते हैं 5.2 एंड 0.07। ठीक है, ये हमने वैल्यूज़ यहाँ पर लिख ली। अब हमें क्या करना है, अब हमें x और y के लिए क्या करना है, एक बार x की वैल्यू 0 और एक बार y की वैल्यू 0। तो यहाँ से हम इस तरीके से वैल्यू निकालेंगे ताकि हम उसे लाइन पर ड्रॉ कर सकें और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट वहाँ से फाइंड कर सकें। तो देखिए, अगर इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 की बात हो रही है, तो इक्वेशन 1 में अगर x की वैल्यू 0 है तो उस कंडीशन में y की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगा आपका 11/7। ठीक है, अब अगर यहाँ पर y की वैल्यू 0 रख दें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 11/2। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 की बात करते हैं। इक्वेशन 2, इसमें आपके पास, इसे और ऊपर लिख देती हूँ ताकि यहाँ पर नीचे जगह रहे, तो मैं यहीं पर आपको ग्राफ ड्रॉ करके बता दूँ। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर इक्वेशन 2 की। तो यहाँ पर जब वैल्यू लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका x y, तो x की वैल्यू क्या मानी हमने, 0। तो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, -5/3। और जब हमारे पास y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू कितनी है, 5। अब इसके लिए हमें क्या करना है, ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं यहीं पर एक्सिस ड्रॉ कर लूँगी। ठीक है, इसी के नीचे यहाँ पर एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ए और बी मैंने पॉइंट्स लिख करके फिर वो लाइन ज्वाइन कर ली। सी और डी ये वाले पॉइंट्स हमारे कहाँ पर होंगे, सी होगा 0 एंड 1.6, तो ये यहाँ आएगा। एक्चुअली ये -1.6 है ना, तो ये यहाँ आएगा। और जो डी है हमारा वो क्या है, 5 एंड 0, तो वो हमारा यहाँ आएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। लेकिन इन्हें ज्वाइन करने से पहले हम इसे और देख लेते हैं कि इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, ताकि हम मतलब उसे भी साथ में लेते हुए चले, क्योंकि लाइन ड्रॉ करने में थोड़ा सा यहाँ वहाँ हो जाती है। अगर आप ग्राफ पेपर पर करेंगे, प्रॉपर ग्राफ पेपर पे, तो वहाँ आपकी वैल्यू सही आएगी, क्योंकि उनमें क्या होता है कि इस वाले ब्लॉक के बीच में भी कितने पार्ट होते हैं, 5 पार्ट होते हैं, 10 पार्ट होते हैं, तो इस तरीके से आप उन्हें क्लियरली ड्रॉ कर पाते हैं। बट यहाँ पर उतना क्लियर नहीं कर सकते हैं। अब हम देखते हैं x की वैल्यू कितनी है इसमें, 5.2। तो 5.2 कहाँ आएगा, ये तो आपका यहाँ कहीं आएगा, लेकिन y की भी कुछ वैल्यू है यहाँ पर, तो ये थोड़ा सा ऊपर आएगा। ठीक है, किसी ब्राइट कलर से मैं इसे ड्रॉ कर देती हूँ। तो ये आपका यहाँ कहीं आएगा, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है Q, यहाँ कहीं आएगा। तो अब देखिए, जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे, C और D को मिलाइए, ये ठीक है, दोनों को आगे पीछे दोनों तरफ कर दीजिए। तो देखिए, ये पॉइंट आपका कहाँ आया है, 5 से आगे, क्योंकि कितना था ये 5.2, और यहाँ पर इसमें 0.1 से भी कम वैल्यू है y की। तो ये हमें पॉइंट दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हमारा इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो ये है हमारा पॉइंट Q। तो इसीलिए मैंने इसे पहले निकाला था, ताकि जब हम इसे ड्रॉ करें तो उसका भी हम ध्यान रखते हुए इसे ड्रॉ करें। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जिसमें या तो हमारा नो सॉल्यूशन हो या फिर हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। तो एक और क्वेश्चन लेकर के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ये आपको गिवन है।
अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसके कितने सॉल्यूशन हैं, कैसा सिस्टम है। तो यहाँ पर देखिए, हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले वैल्यूज़ को लिखेंगे। तो वैल्यूज़ कैसे लिखेंगे, a1/a2, a1/a2, यहाँ पर जाइए, इज़ इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ देखिए क्या ये इक्वल हैं, तो हम देखेंगे अगर हम इसमें 2 को कॉमन ले लें यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ पर अगर हम 2 को कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/2। तो इसका मतलब ये दोनों तो इक्वल हो गए। अब अगर आपके ये इक्वल हो गए तो फिर हमें किसे देखना पड़ता है, फिर हमें C को देखना पड़ता है। तो यहाँ पर जो आपका C है वो क्या है 9/18, तो ये भी क्या है 1/2। मतलब ये तीनों A, B और C तीनों क्या है इक्वल है। इसका मतलब हम एक ही लाइन की बात कर रहे हैं। अगर आपको इसका फिर भी सॉल्यूशन देखना है तो यहाँ देखिए, इसे भी आप ऐसा नहीं करेंगे कि इसमें से 2 को कॉमन लेकर के आगे डाल देंगे, नहीं, 2 कॉमन लेकर के आगे नहीं डालेंगे। हम इसे अलग अलग वैल्यूज़ के लिए देखिए यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे इसकी, तब जा कर के हम बताएंगे कि देखिए ये लाइन एक दूसरे के ऊपर है, पैरेलल नहीं, एक दूसरे के ऊपर चल रही हैं, कोइंसिडेंस लाइन है ये, ठीक है। तो यहाँ लिखिए x y। तो पहले मैं इक्वेशन 1 के लिए करूँ, तो जब x की वैल्यू 0 है उस केस में y कितना है आपका, y हो जाएगा 3। जब y की वैल्यू 0 है तो उस केस में x कितना है आपका 4.5। अब आ जाइए इक्वेशन नंबर 2 पे, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 के लिए भी लिखिए ऐसे ही, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जब आपके पास x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। फिर जब आपके पास y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18/4, और 18/4 क्या होता है 4.5। यहाँ पर मैंने 2 कॉमन नहीं लिया था, आप चाहते तो 2 को कॉमन ले लेते। जैसे अगर आप इसमें से 2 को कॉमन लेते तो क्या हो जाता, वो सीधे सीधे वो जो लाइन है आपकी वो हो जाती है आपकी 2x + 3y = 9। लेकिन ऐसा नहीं करना है, हम यहाँ पर निकाल करके दिखाएंगे वैल्यूज़ को कि देखिए भाई हमने लाइन से कोई मतलब हमने ना कुछ कॉमन लिया, ना हमने कुछ घटाया कुछ जोड़ा, वैल्यूज़ जैसी लिखी थी हम तो जो प्रोसीजर होता है उसे फॉलो किया और ये तो सेम आ गए। अब आप जब इन्हें ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये वैल्यू ये एक्सिस डाल दीजिए। अब देखिए x की वैल्यू कितनी है 0 और y की वैल्यू है 3। तो ये अगर मैं 2, 4, 6 ओके और ये कर दूँ 1, 2, 3, तो अब देखिए x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 3 है। तो इसका मतलब जो पहला पॉइंट है वो कहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर। दूसरा क्या है आपका, जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू कितनी है 4.5। तो x की वैल्यू तो 4.5 कहाँ मिलेगी आपको जाके 4, 5, तो ये मिलेगी 4.5 यहाँ जा कर के। तो इसे मिला दीजिए। अब ये तो हो गया इक्वेशन 1 के लिए ग्रीन कलर से। जब आप इक्वेशन 2 की बात करेंगे, इसे मान लिया मैंने C, D और ये हो गए हमारे A, B। तो जब आप इन C, D को बनाएंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा, जैसे ये थे आपके A, B, अब बनाइए C, D, तो यहाँ पर C और यहाँ पर D, तो ये इक्वेशन भी इसी के ऊपर आएगी। तो इसका मतलब जो दोनों इक्वेशंस हैं आपकी, उनके लिए जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन एक दूसरे के ऊपर हैं। तो यहाँ पर आपके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। और ये सिस्टम कौन सा होगा, कंसिस्टेंट, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक सॉल्यूशन तो है ना मिनिमम, इसीलिए सिस्टम क्या हो जाएगा आपका कंसिस्टेंट, ठीक है। एक और देख लेते हैं जिसमें पैरेलल लाइन आएगी। चलिए एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल ले लिया है। जो पहली इक्वेशन है वो है 3x + 2y = 9 और दूसरी है 3x + 2y = 6। अब इसके लिए देखिए जैसे सॉल्यूशन निकालते हैं वैसे ही करना है। तो देखिए a1/a2 = b1/b2
इज इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ देखिए, अगर आप इसे देखेंगे तो 1/1 इज इक्वल टू 1/1 ये हो रहा है। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 ये तो है, लेकिन ये किसके इक्वल नहीं है? C1/C2 के। ठीक है, तो यहाँ पर इस केस में अब हम क्या करेंगे? अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो कितने सॉल्यूशन होंगे इस केस में? हम कहेंगे ये है हमारा नो सॉल्यूशन। ओके, नो सॉल्यूशन के बाद और ये क्या होगा हमारे पास? इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अब आप कहेंगे कि मैम हो सकता है इसका कोई सॉल्यूशन हो, एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर आप इनके बीच का पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे तो देखिए 3x + 2y इज इक्वल टू 9, 3x + 2y इज इक्वल टू 6। अब देखिए, आपको x की वैल्यू निकालनी हो या y की निकालनी हो, किसी एक की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ पर भी 3x था, यहाँ पर भी 3x था, हम x को कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। तो साइन चेंज कर दिए, तो यहाँ पर 3x से -3x कट गया, 2y से -2y कट गया। तो यहाँ क्या बचा आपका? 0। 0 इज इक्वल टू ये हो गया आपका 3। क्या ये हो सकता है? नहीं। तो इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब इसे जिस तरीके से हम सॉल्व करते थे वैसे ही करते हैं। पहले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 को। इक्वेशन 1 ले लीजिए। तो इक्वेशन 1 में ये हो गया आपका x और ये हो गया y। एक बार x की वैल्यू 0 और एक बार y की वैल्यू 0। तो जब आपने x की वैल्यू को 0 किया इक्वेशन नंबर 1 में, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 4.5, और जब आपने y की वैल्यू को 0 किया तो x आ गया 3। अब यहाँ पर देखते हैं इक्वेशन नंबर 2 को। इक्वेशन नंबर 2 में जब हम x की वैल्यू करेंगे 0 और एक बार करेंगे y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू जब आपने की 0 तो y कितना आ गया? 3। और जब आपने y की वैल्यू की 0 तो x कितना आ गया? 2। अब इन्हें आप एक्सिस पर ड्रॉ कर लीजिए। तो मैं एक्सिस ड्रॉ कर, तो यहाँ देखिए नेगेटिव तो कोई वैल्यू है नहीं, सब पॉजिटिव ही हैं। तो ड्रॉ कर लेते हैं। इसे मान लीजिए आप पॉइंट A, पॉइंट B, और इसे मान लेते हैं पॉइंट C एंड D। तो यहाँ देखिए पॉइंट A क्या है आपका? 0 और 4.5, 0 और 4.5 यहाँ कहीं आएगा, ये है आपका पॉइंट A। B की बात करते हैं तो 3 और 0, 3 और 0 यहाँ कहीं पर आएगा, ये हो जाएगा आपका B। ड्रॉ कर लीजिए A और B को। ये हो गई आपकी इक्वेशन 1 वाली लाइन। अब हम आते हैं दूसरे पर। तो इसमें देखिए C एंड D, तो ये हो जाएगा 0, 3। 0, 3 कहाँ पर होगा? y की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट C। D पर आते हैं, ये क्या है? 2 और 0, तो ये हो जाएगा पॉइंट D। इन्हें मिला दीजिए। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो दोनों लाइंस हैं आपकी, ये क्या हैं? बिल्कुल पैरेलल हैं। और जब ये लाइन बिल्कुल पैरेलल चलेंगी तो ये एक दूसरे को कहीं पर भी कट नहीं करेंगी, और जब ये कट नहीं करेंगी तो इसका मतलब आपको क्या मिलेगा? नो सॉल्यूशन। और ये कौन सा सिस्टम होगा? ये होगा हमारा इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो यहाँ पर इस लेक्चर में मैंने आपको जो 2 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन होती हैं उनके जितने भी केस बन सकते हैं वो सारे यहाँ पर मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने देखा भी है, मतलब उन्हें पहले मैंने आपको वैल्यूज़ बताई और उसके बाद दोनों तरीके से हमने देखा भी है कि हम अगर पॉइंट निकालना चाहें, जैसे यहाँ पर देखिए इस वाले में हमने कोशिश की थी कि हम पॉइंट निकाल करके देखें, लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और इस कंडीशन के सेटिस्फाई होने का ही मतलब है कि नो सॉल्यूशन। इससे पहले जो क्वेश्चन था वहाँ पर भी हमने देखा था कि यहाँ पर हमारी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी? ये जिसमें तीनों इक्वल थे, और तीनों इक्वल थे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे। तो यहाँ पर भी जैसे आपने इस वाले क्वेश्चन में पॉइंट्स निकाल के देखा था कि कोई पॉइंट नहीं निकला, यहाँ पर भी वही केस है कि आप इन दोनों को देखेंगे ना करके तो भी आपका कोई वैल्यू नहीं निकलेगी, कोई पॉइंट नहीं निकलेगा, क्योंकि पॉइंट इतने सारे हैं, एक पॉइंट नहीं है, बहुत सारे पॉइंट हैं।
तो वो आप नहीं निकाल सकते, बस आप उसे ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि देखिए ग्राफ, ये जो दोनों लाइंस हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है और ये जो सिस्टम है आपका ये कंसिस्टेंट है, ठीक है। और इससे पहले जो दो न्यूमेरिकल थे, ये वाला और इससे पहले एक और, इसमें मैंने आपको दो बार ये वाला करके बताया था कि जब हमारा एक पॉइंट निकलेगा, तो एक में क्या थी, वैल्यूज़ थोड़ी सी हमारी क्या थी, डिफ़िकल्ट थी देखा जाए तो, ग्राफ में ड्रॉ करने के लिए 1.6 आ रही है, ये वाली भी 1.6 थी, जो पॉइंट आया वो 5.2 एंड 0.07, मतलब इंटीजर नहीं थी, थोड़ी सी छोटी वैल्यू थी जिसे थोड़ा सा ड्रॉ करने में दिक्कत हो रही थी। बट मैंने आपको इसीलिए बताया कि ग्राफ पेपर पे अगर आपको जब ड्रॉ करना होगा तो आप बिल्कुल अच्छे से उसे कर पाएँ। यहाँ पर हमारी नॉर्मल सही वैल्यू आई थी, 1 2 थे इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ओके, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। कोई भी डाउट है तो दोबारा से लेक्चर को देखिए, उसके बाद भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं आपका डाउट ज़रूर से कंसिडर करूँगी। ओके, तो आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।